सबसे पहले सुपरस्टार की कुछ बातें आपको सुनाऊंगा। मेरी उनसे बहुत गहरी मित्रता रही है और बहुत सालों तक हमने एक दूसरे का दुख सुख साथ में देखा है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी रहे हैं और एक दूसरे की मुश्किलों को बांटा भी है। राजेश खन्ना मेरे से 10 साल बड़े थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी तरह से उनसे छोटा हूँ। वो हमेशा मुझे अपने बराबर का एकदम भाई जैसा समझते थे और मुझे हमेशा पराजी, पंजाबी में जो एक भाई साहब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो हमेशा पराजी कहा करते थे। तो मैंने भी कभी भी उस ज़माने में हमारे लिए लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मैं कभी उनके ऑफिस में फ़ोन करता था तो उनका पीए पहले आहूजा था, उसके पहले और थे, बाद में सिद्धार्थ आनंद, आचा आनंद जिनको कहते थे, वो उनके साथ रहे, उनके सेक्रेटरी। कभी भी मुझे उनको ये नहीं बताना पड़ा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। फ़ोन पे सिर्फ इतना बोलता था, भरा जी हैं, फ्री हैं जो बिज़ी हैं। वो समझ जाते थे कि भरा जी कहने वाला ये एक ही आदमी है और ये बलजीत परमार होगा। और उनका भी इतना उनको मालूम पड़ गया था, जब कभी वो बिज़ी होते थे, मैसेज आ जाता था कि आपको आधे घंटे में 1 घंटे में वापस फ़ोन करेंगे, तो उनका जो सेक्रेटरी था वो पहले बता देता था कि लीजिए परमार साहब, ये पराजी बात करेंगे आपसे। मैंने कभी उनको काका जी नहीं बोला था। हाँ, खन्ना साहब बहुत बार मैं बोल देता था, कई बार कोई किसी नौकर ने फ़ोन उठा लिया या सेक्रेटरी नहीं है तो उनके किसी मुलाजिम ने फ़ोन उठा लिया, तो उनको बताने की जगह मैं पूछ लेता था खन्ना साहब से बात करनी है। तो काका जी कहना पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लगता था और उसमें मुझे कुछ अपनापन नहीं लगता था, वो एक फिल्मी सा नाम लगता था मुझे। और मैंने कभी उनको काका जी नहीं कहा। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने उनके ऊपर बनाई हैं अपने चैनल के लिए भी, और इसके पहले जब मैं न्यूज़पेपर में काम करता था तो कभी राजेश खन्ना की बात चलती थी तो मेरे मुंह से कभी भी काका जी नहीं निकला। और मुझे आज भी बहुत अजीब लगता है जब मैं काका जी कहता हूँ। ये कोई कोई एक रिस्पॉन्सिबल सा नाम नहीं था, लेकिन ठीक है, फैंस के लिए जो उनको पसंद करते थे अपनी जान से भी ज़्यादा, वो उनके लिए वो काका थे और सारी उम्र काका रहे और आने वाले समय भी रहेंगे। खैर, मेरी पहली मुलाकात पराजीत से, राजेश खन्ना से 1977 के एंड में चेतन साहब के घर पे हुई। चेतना आनंद जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक थंब प्रोड्यूसर डायरेक्टर गिने जाते थे, मैं उनकी कंपनी हिमालय फिल्म में काम करता था। 1.5 साल मैंने काम किया उनके साथ। तो बहुत से बड़े बड़े जो कलाकार जिनका चेतन साहब के साथ फैमिली रिलेशंस था, वो उनके साथ बीइंग अ पंजाबी और चेतन साहब की सरपरस्ती से उन सब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे। वो भले राजकुमार जी हों या शेखर कपूर हों या शबाना आज़मी का उनके बेटे के साथ काम किया वो हों, या आचा आनंद हों, या गोगा कपूर हों, या उनके भांजे तीनों चारों जो थे, विशाल आनंद, और इनके सब के भीष्म कोहली, हंस कोहली, इनके सब के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। उनके परिवार के नवीन निश्चल, जितने इनके रिश्तेदार थे, तकरीबन सब से डिफरेंट पार्टीज़ में बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी। तो खैर, बात कर रहे थे प्रा जी की, राजेश खन्ना जी की। उनके साथ मेरी जो ये मित्रता बढ़ते 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 1986 में हम लोग बहुत ज़्यादा करीब आए, क्योंकि 1 महीना हमें एक साथ काम करने का मौका मिला। आपको याद होगा, जो बड़ी उम्र के लोग होंगे, कि 1986 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एस.वी. चौहान हुआ करते थे, जिनका बेटा अशोक चौहान बाद में मुख्यमंत्री रहा महाराष्ट्र का। और एस.वी. चौहान बाद में ब्लास्ट के टाइम पे 93 पे वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने आपको बताई है। तो एस.वी. चौहान के टाइम पे जो उस साल का बजट पास हुआ, उस बजट में बहुत सारे नए टैक्स थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिए गए। उसका मतलब ये हुआ कि हर फिल्म
कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 8 से 10% बढ़ जाती थी। और उसके बाद फिल्म बनने के बाद जब थिएटर में रिलीज़ होती थी तो उसके ऊपर टिकट्स के ऊपर जो सरचार्ज लगा दिया और एक ड्यूटी अजीब किस्म की लगा दी, उससे टिकट्स बहुत महंगी हो गई। उसका असर ये पड़ता था कि महंगी टिकट खरीद के लोग कम फिल्में कम देखते थे और उसका जो खमियाजा था वो भी प्रोड्यूसर को और अल्टीमेटली फिल्म इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता था। इसी तरह पे कुछ प्रॉब्लम जो रॉ स्टॉक आता था उस ज़माने में, जो रील जिनको हम बोलते हैं, स्पूल आते थे डब्बों में, बड़े बड़े डब्बों में, वो रील के ऊपर भी कुछ ड्यूटी बढ़ा दी, कुछ सेल टैक्स बढ़ा दिया, कुछ ऑक्ट्राय बढ़ा दी। तो इस किस्म की कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई 8-10 डिमांड्स को लेके पूरी फिल्म इंडस्ट्री पहली बार हिंदुस्तान में, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की जो 17-18 एसोसिएशंस थी, जिनमें प्रोड्यूसर एसोसिएशन, डायरेक्टर्स एसोसिएशन, एक्टर्स एसोसिएशन, वर्कर्स एसोसिएशन और जो डांसर्स एसोसिएशन, मेकअप मैन एसोसिएशन और जो स्पॉट बॉय एसोसिएशन, मतलब जितने भी लाइट बॉय एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन हैं, फोटो सिनेमाटोग्राफर्स की एसोसिएशन, तो इस तरह से जितनी कोई 17-18 एसोसिएशंस थी, उन्होंने मिलके एक बड़ी ज़ोरदार स्ट्राइक करने का फैसला किया जो अक्टूबर 1986 में की गई। इतने बड़े लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री में कभी बॉम्बे में स्ट्राइक नहीं हुई थी। उसके पहले हैदराबाद में, चेन्नई में कुछ लंबे समय की स्ट्राइक चली थी, कलकत्ता में भी कई बार स्ट्राइक हुई, लेकिन बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में इस किस्म की इतनी बड़ी स्ट्राइक कभी नहीं हुई थी। तो क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्राइक थी, इसलिए इंडस्ट्री के लोगों ने इसको चलाने का एक बड़ा लेवल पे एफर्ट्स भी किए। हुआ ये कि जो राजेश खन्ना का ऑफिस था, उनका अपना खार सेंट्रल एरिया, जो खार का एरिया है लिंकिंग रोड पे, वो ऑफिस को सेंट्रल ऑफिस बनाया गया और वो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई। एक कमेटी थी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स को सरकार के बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी के साथ डिस्कस करती थी। एक कमेटी थी जो मूवमेंट को प्रेपरेटरी कमेटी के मूवमेंट को आगे कैसे चलाना है। इस तरह से 7-8 कमेटीज़ बनी। किसी कमेटी का हेड सुनील दत्त थे, किसी कमेटी के हेड कोई और आदमी। उसी टाइम पे एक प्रेस रिलेशन कमेटी बनाई गई कि इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुद्दों को मीडिया तक कैसे पहुंचाना है, पूरे हिंदुस्तान को, इंटरनेशनल मीडिया तक। उस जो मीडिया कमेटी थी उसमें राजेश खन्ना उसके हेड थे और 2 और मेंबर थे, अमजद खान और रणधीर कपूर डब्बू। ये 3 उस कमेटी के काम करने वाले थे। और पूरा जो स्ट्राइक की जो मैनेजमेंट कमेटी थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, उन सब का ऑफिस भी राजेश खन्ना के ऑफिस में। तो एक फ्लोर था पूरा राजेश खन्ना का, एक तरफ 2 कैबिन थी और सामने कोई 15-20 टेबल कुर्सियां लगी हुई थी उनके स्टाफ के लिए। तो वहाँ पे सब लोग आके बैठ जाते थे, पूरा दिन मेला लगा रहता था। तो 2-3 दिन के बाद मुझे राजेश खन्ना का फ़ोन आया कि भरा जी आ जाओ, कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं चला गया। बोलते आप कम से कम 4 घंटे दिन में हमें दोगे, इतनी बड़ी स्ट्राइक कर रहे हैं और प्रेस को हैंडल कैसे करना है वो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, प्रचार हमारी बात बराबर लोगों तक पहुंच नहीं रही, तो आप हमें गाइड कीजिए। तो मुझे उन्होंने उस पूरी स्ट्राइक का, फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्राइक का एडवाइज़र, प्रेस एडवाइज़र साथ में रख लिया, एक सलाहकार बना के। तो हमने पहले तो 2 दिन के बाद फैसला ये किया कि हर रोज़ 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। तो पूरे मीडिया के लोग 4 बजे राजेश खन्ना के ऑफिस में आ जाते थे और उनको उस दिन की, जहाँ उसके पहले के जो 24 घंटे की गतिविधियाँ, कार्रवाई होती थी, उनको बताई जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि सब लोगों का, क्योंकि उस ज़माने में जितने मीडिया के ज़्यादा ऑफिस थे वो साउथ बम्बई में थे, मतलब नारीमन पॉइंट, चर्च गेट, वीटी, कुछ एरिया परेल में थे कुछ, तो वो साउथ मुंबई की तरफ थे। तो उनके लिए नॉर्थ बॉम्बे में आना, जहाँ सेंट्रल सवर्ब में आना थोड़ा दूर पड़ता था। तो हमने ये कोशिश किया कि 2-3 दिन के बाद एक दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिटी साइड में कहीं ना कहीं कर लिया करेंगे। और सब हमने एक पत्रकारों की सूची बनाई, प्रेस क्लब से मैंने लिस्ट लेके सब पत्रकारों की जिनके पास फैक्स की फैसिलिटी थी
उनको हम रोज़ की कार्रवाई जो थी वो प्रेस नोट बना के उनको फैक्स कर दिया करते थे। और तो जहाँ कुछ हमने वर्कर भी एक दो रखे, वो शाम को मोटरसाइकिल लेके निकलते, सब अखबारों में जाके एक एक हैंड आउट प्रेस रिलीज़ का दे के आ जाते थे। तो काफ़ी कुछ हमने वो किया, और वो जो 20-25 दिन, तकरीबन 25-26 दिन जो मैंने उनके साथ वो उस ऑफिस में गुजारे। मैं अपने न्यूज़पेपर में भी अपनी जो रिपोर्ट थी वो राजेश खन्ना के ऑफिस से ही फैक्स कर दिया करता था, या टेलीफोन से डिक्टेट करवा दिया करता था किसी जूनियर रिपोर्टर को या नाइट रिपोर्टर को, लेट रिपोर्ट हो गई तो मेरे ऑफिस वालों को भी इतराज़ नहीं था, क्योंकि बीइंग पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस, वो हर मीटिंग मेरे सामने होती थी, मैं देखता था। तो मेरी खबर में कुछ बातें वो होती थी जो बाकी न्यूज़पेपर्स में नहीं होती थी। तो मेरा अखबार भी खुश, मैं भी खुश। तो उसी चक्कर में शाम को हम जब पूरा काम काज ख़त्म होना, सुबह की तैयारी करके फिर हम कुछ लोग बैठ जाते थे शाम की महफ़िल लगा के। अमजद खान तो पीने के शौकीन नहीं थे, बंद किया हुआ था, खाली चाय पीते थे। वो तो 8 साढ़े 8 बजे भाग जाते थे घर को। तो मैं और प्राजी और डब्बू और 2-4 लोग और बैठ जाते थे, तो हमारी महफ़िल भी लग जाती थी और अगले दिन की स्ट्रेटजी भी बन जाती थी। बात सिर्फ महफ़िल की नहीं होती, बात अगले दिन की पूरी तैयारी करने की भी होती थी। और उसमें कुछ बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो अपना दिन में नहीं आ सकते, वो शाम को आ जाते थे। तो कुछ वर्कर एसोसिएशन के लोग भी आ जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो जो 25-26 दिन मैं राजेश खन्ना के बहुत ज़्यादा करीब रहा, तो उससे हमारी जो दोस्ती थी, हमारी मित्रता थी, हमारा प्यार था, वो बहुत बढ़ गया। हमारी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमारे बीच में थी वो नहीं रही, जो झिझकाहट होती है एक, वो नहीं रही। तो हम सीधे सादे शब्दों में खुले दिल से एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उसके बाद मुझे एक, खैर वो बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, और उसमें आखिरी दिन जब सरकार से मीटिंग हुई, जो एक जो सरकार से बातचीत करने की कमेटी थी, उसमें जो एम्पा के चेयरमैन थे मिस्टर नाहटा, वो थे, और सुनील दत्त एमपी थे, और अमिताभ बच्चन भी उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे, तो वो भी उस कमेटी के मेंबर थे। तो एक शाम को ओपेरा हाउस थिएटर में, जो बहुत पुराना हिस्टोरिक थिएटर है, उसमें मीटिंग रखी हुई। तो ये लोग सीएम को मिलके वापस आए, और उन्होंने कहा कि हमें स्ट्राइक वापस ले लेनी चाहिए, सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली हैं। लेकिन जब इनको पूरे हॉल में, जहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, पूरा मीडिया था, वहाँ पे पूछा गया क्या बताइए सरकार ने क्या मांगें मानी हैं, तो वहाँ पे जब अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने एक्सप्लेन किया कि टैक्स जो है वो 5% कम कर दिया गया, जो कि और ड्यूटी थी वो इतने % कम कर दी गई, लेकिन वो नेक्स्ट बजट से लागू होगी। तो जो पूरा वर्कर थे वहाँ पे, 1000-1200 रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए थे, वो भड़क गए एकदम। वो कहते हैं हम ये तो कोई फ़ैसला नहीं है, ये तो सरकार के हक़ का फ़ैसला है, आपने हमारी पूरी मूवमेंट को बेच के आ गए। पहली बार मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, एक्टरों ने, जिनमें देव आनंद भी शामिल थे, इन लोगों ने सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन के खिलाफ नारेबाजी की बहुत ज़ोर शोर से, और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तो इनको धक्का मुक्की करने को तैयार थे, उनको बड़ी मुश्किल से रोका गया फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर लोगों ने। तो बड़ी मुश्किल से अमिताभ बच्चन को और सुनील दत्त को वहाँ से निकाल के गाड़ी में बिठा के भेजा गया। तो लेकिन स्ट्राइक ख़त्म होगी, क्योंकि ये लीडर समझौता करके आ गए थे। लेकिन नाहता जो थे फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने स्टेज पे माइक पे अनाउंस कर दिया कि मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त के साथ, ये हमारे कॉज के साथ गद्दारी हुई है, और ये दोनों गद्दार लोगों ने हमें धोखा दिया है। वो और उन्होंने बोला, जनता फिर भड़क गई सब, फिर अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, सुनील दत्त मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। खैर वो दिन ख़त्म हुआ, स्ट्राइक ख़त्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री की गाड़ी लाइन में आ गई। उसके बाद 93 में एंड में मुझे फिर प्राजी का फ़ोन आया, तो कहते हैं यार मैं नागपुर जो है, नागपुर के पास एक अमरावती जगह है, वो हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कोई महाराष्ट्र सरकार ने पॉलिसी अनाउंस की है कि जिन फिल्मों की शूटिंग महाराष्ट्र के रूरल एरियाज़ में की जाएगी,
उनको कुछ बेनिफिट भी दिया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि कुछ मराठी फिल्म का काम किया जाए। इस मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया है, इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए कुछ करूँ। तो आप देखो वहाँ पे को 20-25 एकड़ जगह कहीं पे मिले तो उसको मिल के खरीद लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं। बोलते डोंट वरी, कुछ करेंगे इंतज़ाम, आप खाली जगह ढूंढो, बाकी का मैं करता हूँ। तो मैंने अमरावती से 28 किलोमीटर दूर नागपुर की रोड पे एक 26 एकड़ का एक प्लॉट था, वो देखा। उसके बीच में से रोड जाती थी गाँव में। 5-5.5 एकड़ का प्लॉट उस रोड के एक तरफ था और बाकी 20-21 का दूसरी तरफ था। वो कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, बड़ी पथरीली ज़मीन थी, छोटी छोटी उसमें पहाड़ियाँ थी। उसको टेकड़ी बोल देते हैं महाराष्ट्र में। एक छोटा सा वो पानी का पौंड किस्म की झील सी छोटी सी, बहुत छोटी सी, ज़्यादा पानी भी नहीं था, वो थी। मतलब उससे कोई आमदन का कुछ साधन नहीं था, ना तो वहाँ खेती कर सकते थे, ना वहाँ पे कोई पेड़ पौधे लग सकते थे। पूरी पथरीली ज़मीन थी, उसमें बॉक्साइट नाम का एक पत्थर उसमें निकलता था। लेकिन हमें ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही थी, क्योंकि जिसकी भी थी उसको उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। वो किसी ने खरीद के रखी थी कि कल को अगर MIDC का एरिया एक्सपैंड होता है तो उसको 4 पैसे मिल जाएंगे। तो वो एक्सपैंड हुआ नहीं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट फंस गई थी। तो खैर वो हमने कुछ लाखों में वो ज़मीन खरीदी, सौदा हो गया। उसमें थोड़ी सी हंसी की बात यह है कि जो इन बिटवीनर था, जो दलाल था, जो हमें वो ज़मीन दिलवा रहा था अमरावती का, वो उसका नाम था तमीज़ खान। तो नाम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं याद रहता था, तमीज़ खान। बड़ी तमीज़ से बात करता था, और लेकिन वो थोड़ा थुथला के बोलता था, स्टैमरिंग करता था। तो वो बात करते करते वो कई शब्दों पे अटक जाता था। तो राजेश खन्ना बोलते थे यार तू बलजीत साहब से बात कर लो पहले, मुझे बाद में बता देना, बता देंगे क्या हुआ। तो वो टेलीफोन पे भी कई बार वो खींच जाते थे, वो बात करता था तो बराबर अटक जाता था। तो राजेश खन्ना को थोड़ा अजीब लगता था। खैर वो हमने उसको कोई उस ज़माने में 2,40,000 रुपया एडवांस दिया। वो लेके गया, बोलता मैं 15 दिन में उसका नक्शा वक्शा निकाल के वो सब ला के देता हूँ, तो आप चेक कर लो सब पेपर। वो जब हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट किया, 1 महीना वेट किया, आया नहीं, तो मैंने किसी और बंदे को फ़ोन किया। चलो तमीज़ खान आया नहीं पेपर लेके। बोलते उसकी तो रोड एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा था, उसकी मौत हो गई। और हमारा 2,40,00,000 भी गया और पेपर भी गए। और राजेश खन्ना का मूड इतना ख़राब हुआ, बोलते सर पहला डील करने लगे थे, उसमें पैसे भी हमने दे दिए एडवांस, अब उसकी डेथ हो गई, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। बोला जाने दो, अब वो ज़मीन नहीं खरीदनी है। तो वो सौदा बीच में रह गया। उसके बाद 6-8 महीने के बाद तमीज़ खान का एक कोई बहनोई या कोई रिश्तेदार साथ में आया करता था उसके मीटिंग में, वो हमें कुछ पैसे वापस कर गया था, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले। खैर ये राजेश खन्ना के साथ मेरे कुछ और बहुत किस्से हैं, लेकिन आज के दिन उनको 11 साल हो गए उनकी डेथ हुए। और लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब राजेश खन्ना याद ना आया हो, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब राजी की याद ना आई हो। दोस्तों यारों मित्रों के साथ बैठ के हमेशा उनको याद करता हूँ। वो हंसता हुआ चेहरा, वो हमेशा खुश रहने वाला आदमी, जिसने बुरे दिनों में भी दोस्तों को नहीं भूला, बुरे दिनों में भी मेहमानों की सेवा करता था। मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी, वो मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा चल भी वही रही है। तो वो मेरा प्राजी राजेश खन्ना की याद मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता था। आशा है सबको अच्छा लगा होगा। फिर कभी मौका मिलेगा फिर प्राजी की बात करेंगे, राजेश खन्ना की बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।